हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले रिलेटेड टू द चैप्टर दैट इज फ्रॉम द मॉड्यूल डी, दैट्स एक्चुअली कलेक्शन ऑफ इंटरनल लॉस डाटा एंड एक्सटर्नल लॉस डाटा। सो काइंडली प्लीज ऑडियो वीडियो क्वालिटी को फटाफट से कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड। एंड फॉर द ये चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कुछ एक पार्ट हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं रिलेटेड टू इवेंट टाइप एंड जो कॉज इफेक्ट्स थे उनके बारे में हमने बात करी थी। तो फर्दर उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। And if you want to get the free CIB PDFs, in that case, you need to WhatsApp CIB PDFs and WhatsApp to the number 83609 44207. We'll be sharing the free PDFs link with you. So let's just start the session over here. It's related to collection of internal loss data and external loss data over there. तो बेसल रिस्क कैटेगरी के हिसाब से बेसिकली हम जब ये एक रिस्क को कैप्चर करते हैं तो पर्टिकुलरली क्या है, नॉट अ कोज, हम बेसिकली क्या करते हैं, रिस्क इवेंट को कैप्चर करते हैं, हम कारण को कैप्चर नहीं करते हैं। जब इवेंट होगा तब उसको कैप्चर किया जाता है। तो हमारे पास इंटरनल फ्रॉड्स भी होते हैं, वी आर हैविंग द एक्सटर्नल फ्रॉड्स आल्सो। अब यहाँ पर जिसमें कभी भी कोई इंटरनल पार्टी इन्वॉल्व रहती है उसको इंटरनल फ्रॉड का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं इंटरनल फ्रॉड की बात करूं तो अगर कोई इंटरनल पार्टी इन्वॉल्व है तो वो इंटरनल फ्रॉड होगा, अगर एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व है तो एक्सटर्नल फ्रॉड होगा। अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस ऐसी हैं, यानी कि वहां पर हेल्थ हैजार्ड है या फिर इंजरी क्लेम लिया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो पर्टिकुलर कौन सा होगा, दैट विल बी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्कप्लेस सेफ्टी से रिलेटेड होगा। एंड इसी तरह से अगर हम क्लाइंट्स की, प्रोडक्ट्स की, बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो वहां पर अगर आपकी नेग्लिजेंस रहती है उस पार्ट के ऊपर तो वो भी एक इवेंट टाइप होगा। यानी कि कहने का मतलब है वी जस्ट कवर द विच टाइप्स वी कवर द इवेंट ओवर दैट, ठीक है, जिसके बेस पर हम रिस्क को कैप्चर करते हैं। वी डोंट गो फॉर द कोज, राइट। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। एंड इसी तरह से हमारे पास डैमेज टू फिजिकल एसेट्स है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कोई और इवेंट होता है जिसकी वजह से जो फिजिकल एसेट्स है उनको लॉस होता है, वो डैमेज होते हैं, उसकी वजह से अगर अब हमें लॉस हो रहा है तो वो भी क्या है, दैट इज आल्सो इवेंट टाइप। इसी तरह से बिजनेस डिसरप्शन हो सकती है, दैट्स बेसिकली फ्रॉम द बिजनेस फेलियर्स। कोई ना कोई आपका सिस्टम फेलियर हो गया, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। या फिर मान लीजिए कि जो आपका प्रोसेस था उसको सही तरीके से नहीं चलाया गया, जिस फॉर्म में होना चाहिए था उस तरीके से नहीं चलाया गया। या फिर आपका काउंटर पार्टीज के साथ, वेंडर्स के साथ कोई ट्रेड था, उसकी वजह से कोई दिक्कत आई है। सो दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू अनदर इवेंट टाइप ओवर हियर। तो ये डिफरेंट इवेंट टाइप्स हैं जिसकी वजह से रिस्क यहाँ पर अराइज हो सकता है, राइट। अब इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू मिनिमम लॉस डाटा स्टैंडर्ड। मिनिमम लॉस डाटा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपको जो भी यहाँ पर डाटा कैप्चर करना है इंटरनल लॉस से रिलेटेड, दैट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि सारे के सारे हमने जो भी इवेंट हो सकते हैं जिनके बेसिस पर लॉस अराइज हो सकता है, चाहे वो सब सिस्टम में, चाहे वो जियोग्राफिक लोकेशन के बेस पर है, हमने उन सभी एक्सपोजर्स को कैप्चर करना होता है। एंड इसके लिए हम मिनिमम थ्रेशोल्ड लेकर चलते हैं कि कितने यहाँ पर कम से कम अमाउंट का जो लॉस होगा उसको हम ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं ना कि छुटपुट जो लॉस हो गए, सभी के सभी लॉसेस को आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको यहाँ पर मिनिमम थ्रेशोल्ड रखनी पड़ेगी कि आप डाटा सेट किस हिसाब से बना रहे हो। बेसिक फंडा क्या रहता है कि मुझे यहाँ पर एक डाटा सेट क्रिएट करना है, ओके। लाइक मुझे यहाँ पर डाटा सेट क्रिएट करना है रिलेटेड टू इंटरनल, कि इंटरनल लॉस मेरा इस वजह से हुआ है। एंड फर्दर यहाँ पर मिनिमम थ्रेशोल्ड मेरी 1 लाख रुपए की है, किसी वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू मिनिमम लॉस डाटा स्टैंडर्ड ओवर देयर। यानी कि लॉस डाटा मैं वही कैप्चर करूंगा जहां पर मिनिमम लॉस मेरा इतने अमाउंट का हो रहा होगा, राइट। एंड फर्दर इसी तरह से देखिए, जो भी हम एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हैं, कोई भी हम यहाँ पर आउटसोर्स करवा रहे हैं एक्टिविटीज को, फाइनेंशियल इंपैक्ट अगर बैंक के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि उस इवेंट का, यानी कि हमने कोई एक्टिविटी आउटसोर्स करी एंड उस इवेंट का जो इंपैक्ट था वो बैंक के ऊपर पड़ रहा है, आउटसोर्स एक्टिविटी का, यानी कि फाइनेंशियल इंपैक्ट बैंक के ऊपर पड़ रहा है, तो उसके केस में हम उस तरह का जो लॉस हुआ है उसको इस कैटेगरी में शामिल करेंगे, बिकॉज वो इंटरनल लॉस ही काउंट होगा। लेकिन अगर आपने एक्टिविटी को आउटसोर्स किया है एंड अगर कोई लॉस होता है तो वो जिम्मेदारी वेंडर की है, यानी कि आउटसोर्स पार्टी की है, बैंक की नहीं है। उसके केस में हम उसे अपने ऑपरेशनल रिस्क में, अपने ऑपरेशनल लॉस में शामिल नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। सो दैट्स अनदर मार्क ओवर देयर। एंड फर्दर अब यहां पर बात आती है रिलेटेड टू कि आपको यहां पर ग्रॉस अमाउंट जो हुआ, जो आपको लॉस हुआ है, आपको वो इंफॉर्मेशन तो चाहिए। ग्रॉस अमाउंट की बात होती है कि लाइक द केसेस कि आपको इतना टोटल लॉस हो गया, हो सकता है कि कुछ एक पार्ट उसमें से रिकवरेबल भी हो। लेट्स से कि इसकी मैं कहूं कि टोटल मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख में से 3 लाख मेरा रिकवरेबल था, ठीक है। तो वो मेरा ग्रॉस लॉस कितना हुआ, ग्रॉस लॉस 5 लाख का हुआ। अब अगर है कि ग्रॉस लॉस की इन्फॉर्मेशन तो आप रिकॉर्ड कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके साथ और जो इसकी इंफॉर्मेशन है कि कौन सी डेट को यहां पर ये इवेंट हुआ था, एंड फर्दर डेट ऑफ रिकवरी कौन सी थी, एंड फर्दर कौन सी डेट्स के ऊपर जो लॉस इवेंट थे उसको लॉस इवेंट माना गया, उसकी रिकवरी की गई, उसको रिजर्व किया गया,
वो सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होंगे, जो डेट्स वगैरह होंगी, वो आप यहाँ पर नोट करते रहेंगे। दैट्स एन एक्स्ट्रा एडिशनल डाटा दैट इज टू बी अवेलेबल, जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ बेसिकली आपका डाटा सेट बन जाएगा। डाटा सेट बेसिकली क्या होता है, जहां पर इट्स अ सेट ऑफ डिफरेंट डाटा ओवर देयर, इट्स अ सेट ऑफ डिफरेंट डाटा। तो अगर आप एक डाटा सेट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, जब आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर कंसेप्ट दैट विल बी अवेलेबल, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू अ लॉस बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द बैंक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर देयर। यानी कि जब आप यहाँ पर डेट ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हो, जब आपने एक लॉस को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो किसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट डालेगा ना। यानी कि आप डेबिट तो उसी को करोगे ना, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ओवर देयर, क्रेडिट ऑल द रेवेन्यूज एंड गेन्स ओवर देयर। तो ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी हमें पता ही है, ठीक है। इसके बेस पर हम ये सिंपल ध्यान रखेंगे, जब आपने किसी लॉस को यहां पर रिकॉग्नाइज कर ही लिया है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ये कहता है कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज है उनको तो देख लो, ठीक है। तो ये तो एंटिसिपेटेड भी नहीं है, ये तो हो चुका है ऑलरेडी लॉस, ठीक है। यानी कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये लॉस हो रहा है या हो चुका है, तो उसके केस में हम उससे क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, राइट। एंड फर्दर जब भी हम यहाँ पर कोई लॉस डाटा सेट बना रहे होते हैं, लेट्स से इसकी कोई हमारी फॉरेन सब्सिडरी है, ठीक है, एक बैंक की कोई फॉरेन सब्सिडरी है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उस पर्टिकुलर फॉरेन सब्सिडरी में, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी को हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे उसी एक्सचेंज रेट के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, वो यहां पर अपनी बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लास्ट जो हमने कन्वर्जन अपनी बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया, बैलेंस शीट में किया, वो किया था 31 अगस्त के हिसाब से, ठीक है। अब 31 अगस्त के हिसाब से करेंसी रेट एप्लीकेबल था। लॉस जो हमने रिकॉग्नाइज किया वो हमने किया 30 सितंबर को जाकर के, तो हम 31 अगस्त का जो यहां पर एक्सचेंज रेट था, उसी के बेस पर उसे प्राइस को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करेंगे इंडियन प्राइस में। डिनोमिनेशन इंडियन में रहेगी जब उसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कौन से रेट के ऊपर, कौन से एक्सचेंज रेट के ऊपर, जो रेट के ऊपर हमने उसको अपनी बैलेंस शीट में शामिल किया था, उस रेट के ऊपर उसे फिर से कन्वर्ट करके हम अपना जो लॉस है वो देखेंगे कितना लॉस हमें हुआ है, राइट। इज दैट क्लियर। अब जो ऑपरेशनल लॉस आपके इवेंट्स होते हैं जहां पर क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है, एंड अगर लेकिन आपने क्रेडिट रिस्क वेटेज अलग से होती है। देखिए आपके पास बेसल की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर देखो ना, तो तीन मेजर रिस्क है। कौन कौन से, क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो है ना, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। दो चार पॉइंट उसी से रिलेटेड है। क्या पॉइंट कहते हैं, ये सिंपल पॉइंट ये कहते हैं कि अगर आपके ऑपरेशनल लॉस जो है वो यहां पर आपके क्रेडिट रिस्क के साथ रिलेटेड है, एंड फर्दर आपने क्रेडिट जो रिस्क वेट एसेट्स है उसमें उसे शामिल नहीं किया है, यानी कि जब आपने क्रेडिट रिस्क वेटेज एसेट्स को निकाला, क्रेडिट आरडब्ल्यूए को निकाला, तब आपने वो जो पर्टिकुलर इवेंट था जो क्रेडिट रिस्क के साथ रिलेटेड भी था एंड ऑपरेशनल रिस्क के साथ रिलेटेड भी था, आपने क्रेडिट आरडब्ल्यूए में उसको नहीं डाला, फिर तो आप उसको शामिल करेंगे किसमें, आप उसको ऑपरेशनल में शामिल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। एफ एंड जी पॉइंट इसी से रिलेटेड है। इसी तरह से एच एंड आई जो पॉइंट है, दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, वो यहां पर मार्केट रिस्क के साथ रिलेटेड है। वो किसके साथ रिलेटेड है, मार्केट रिस्क के साथ रिलेटेड है, कि अगर मार्केट रिस्क आपने जो आरडब्ल्यू है उसमें शामिल कर लिया, फिर तो आप उसको ऑपरेशनल रिस्क वाले आरडब्ल्यूए में शामिल नहीं करोगे, नहीं तो शामिल करोगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिवली हमने यहां पर सभी के सभी रिस्क को कहीं ना कहीं कवर करना होता है। मेन पर्पस क्या होता है कि हमने रेगुलेटरी जो कैपिटल है हमने वो मेंटेन करनी है। वी आर टू मेंटेन द रेगुलेटरी कैपिटल फॉर व्हाटसएवर द एक्सपोजर्स वी आर हैविंग, एंड वी आर टू मेंटेन द इकोनॉमिक कैपिटल आल्सो, दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू द रिस्क कैप्चरिंग ओवर देयर, राइट। अभी यहां पर हम इंटरनल जो लॉस डाटा है आपके पास, रिस्क डाटा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू लॉस डाटा आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो किस तरह से आप यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से उसको कलेक्शन करेंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू बिल्डिंग लॉस डाटा सेट। तो लॉस डाटा सेट क्या होता है, जो आपके पास लॉसेस हो रहे हैं उसको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, उन सभी डाटा को आपको इकट्ठा करना है, उनसे उनके साथ रिलेटेड डाटा को कैप्चर करना है, एंड फर्दर आपके वो सभी इंटरनल डाटा जहां पर बैंक की पॉलिसीज की डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है या प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, सेवरल फीचर्स रिक्वायर्ड है, आप पर्टिकुलरली वो सारा का सारा डाटा अपने पास नोट डाउन कीजिए। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ग्रॉस लॉस की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास रेफरेंस डेट एंड जो ग्रुप आइडियाज है, ग्रुप लॉसेज है, उसके साथ जो भी रेफरेंस डेट्स हैं उनको भी आप नोट डाउन करेंगे। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। एंड ग्रॉस लॉस पर्टिकुलर क्या होता है, यानी कि अगर आपने के पास कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 लाख का नुकसान हुआ, उसमें से 3 लाख की रिकवरी होगी, तो ग्रॉस लॉस क्या होगा, ग्रॉस लॉस वुड बी ₹5 लाख। एंड फर्दर जब हम यहाँ पर रिकवरी का अमाउंट बीच में से निकाल देंगे, 3 लाख की रिकवरी निकाल दी, तो नेट लॉस क्या हुआ, इट विल बी ₹2 लाख ओवर देयर। एंड रिकवरी क्या होती है, रिकवरी आपका इंडिपेंडेंस अकरेंस होती है, रिकवरीज इंडिपेंडेंस अकरेंस ओवर देयर, उसका एक्चुअल में ओरिजिनल लॉस इवेंट के साथ
कोई टाइम के हिसाब से कोई लेना देना नहीं होता। टाइम के हिसाब से मतलब हो सकता है रिकवरी पहले ही हो चुकी हो सकता है कि वो बाद में हुई हो, तो वो इंडिपेंडेंट अक्रेंस है, राइट? एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू ग्रॉस लॉस कंप्यूटेशन ऑफ द लॉस डाटा सेट। तो किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो हम ये जानने वाले हैं कि ग्रॉस लॉस की कंप्यूटेशन के केस में कौन कौन सी जो चीजें होती हैं उसको हम शामिल करते हैं कंप्यूटेशन में, राइट? तो पहली चीज, जो भी डायरेक्ट चार्जेस होते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो भी पैसा आपने लगाया, जो भी अपने सेटलमेंट की तरफ आपको पैसा देना पड़ा, वो सभी के सभी, यानी कि जो अमाउंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट किया या फिर आपने राइट डाउन किया अमाउंट को, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलरली शामिल करेंगे। साथ ही साथ आपके उस कंसीक्वेंस के ऊपर, यानी कि जो इवेंट हुआ था उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट अकर हुई है, ठीक है, तो उसको भी शामिल करेंगे। अगर आपने कोई प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट किया उसको भी शामिल कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डेफिनेटिव यहाँ पर फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा है, यानी कि आपके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा है, कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा है, लेट्स से केस की कोई एक्टिविटी हुई एक्सटर्नल कोई सोर्स की वजह से या कोई कैलेमिटी की वजह से इशू हुआ, अब वो मुझे पता है कि इतना लॉस हो गया, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ गया ना मेरे ऊपर। लेट्स से केस कि मैं अपना बिजनेस कर सकता था लेकिन बिजनेस नहीं कर पाया, वो एंटिसिपेटेड बेसिकली लॉस हो गया, सो दैट इज आल्सो टू बी कवर्ड एज लॉस ओवर देयर, वो भी आपका लॉस काउंट हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर ये सभी चीजें इसमें शामिल रहती हैं। इसके अलावा अगर कोई आपकी मटेरियल पेंडिंग लॉसेस है, यानी कि ओवर द टाइम पीरियड अगर आपको पता लगता है कि यहाँ पर इतना लॉस आपको आगे चल करके हो गया है उस चीज की वजह से, या कोई पेंडिंग आइटम थी जिसको शामिल नहीं किया गया था लॉस अकरेंस में, उसको भी हम यहाँ पर ग्रॉस लॉस कंपटीशन में शामिल करते हैं। एंड मोर ओवर अगर कोई नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है किसी टाइम आपके पास अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, लेट्स से केस कि आपके ऑपरेशनल रिस्क इवेंट की वजह से कैश फ्लो के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, मान लीजिए कि पिछले बार हुआ था लेकिन अब इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कि टाइमिंग लॉसेस हुए, उसको कहते हैं टाइमिंग लॉसेस कहते हैं, यानी कि जो आपके पास इवेंट एरिया था वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का था, इंपैक्ट अभी भी पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम इवन शामिल करते हैं, वो भी यहाँ पर लॉसेस में शामिल होंगे। एंड मटेरियल टाइमिंग लॉसेस जो आपके पास हुए, मटेरियल टाइमिंग लॉसेस आपका मतलब होता है यानी कि जो ऑपरेशनल रिस्क इवेंट जो हुआ था, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, लेकिन वो इवेंट का जो खर्चा है वो अब हमें सामने निकल करके आया है, हो सकता है कोई लीगल रिस्क इंपोज हो गया हो या कोई और रिस्क इंपोज हो गया हो, ठीक है, उसकी वजह से जो रिस्क होता है उसको भी हम यहाँ पर ग्रॉस लॉस की डेफिनेशन में ही शामिल करते हैं। तो ये सब डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, यानी कि अब की डेट में जो खर्चा हुआ, जो एंटिसिपेटेड खर्चा हुआ, पिछली बार का खर्चा अब हुआ, वो सारी की सारी चीजें किसमें शामिल होती हैं, हमारे ग्रॉस लॉस की कंपटीशन के केस में शामिल होती हैं, ठीक है। ग्रॉस लॉस का मतलब ये होता है कि कंप्लीशन, पूरी की पूरी कंप्लीशन, चाहे मटेरियल लॉस, इंपैक्ट लॉस है, ठीक है, किसी भी तरह का कैलेमिटी लॉस है, वो सारी की सारी चीजें शामिल रहती है, राइट। फर्दर कौन सी आइटम्स को एक्सक्लूड करना होता है, एक्सक्लूड कौन सी चीजें करेंगे, मान लीजिए आपका कोई जनरल मेंटेनेंस की तरफ से खर्चा हो, आपके पास कोई प्लांट था, मशीनरी था, अब आपको जनरल मेंटेनेंस करनी पड़ रही है, ऑपरेशन लॉस की वजह से नहीं हुआ वो, ठीक है, यानी कि कोई फैक्ट्री थी जिसमें किसी वर्कर ने कामकाज अच्छे से नहीं किया जिसकी वजह से लॉस हो गया, लेकिन आपको उस मशीन की जो जनरल मेंटेनेंस थी वो तो करनी पड़नी थी, रिपेयर तो करनी पड़नी थी, उसको ग्रॉस लॉस में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई इंटरनल या फिर आपके एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि आपके ऑपरेशनल रिस्क होने के बाद अगर कोई यहाँ पर इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर होते हैं, हो सकता है कि आपको अपग्रेडेशन करनी पड़े या फिर रिस्क असेसमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर खर्चा करना पड़े या फिर कोई आपको प्रोजेक्ट की इन्हांसमेंट करनी पड़े या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ा, ठीक है, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ उसको भी हम यहाँ पर ग्रॉस लॉस की कंपटीशन में शामिल नहीं करते हैं, राइट। एंड फर्दर अगर हम एक्सक्लूजन फॉर लॉसेस की बात करते हैं तो उसके केस में आप यहाँ पर आरबीआई का जो डिपार्टमेंट होता है, डीयूएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो होता है, वहां पर अप्लाई कर सकते हो कि देखो जी हम यहाँ पर इस लॉस को ऑपरेशनल लॉस की कैटेगरी के इवेंट में हम यहाँ पर नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से इररेलेवेंट है, हमारी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इररेलेवेंट है। तो अगर वो इवैल्यूएशन करके आरबीआई आपको कहेगा कि हाँ ठीक है कि आप इसको शामिल ना करो, तब आप उसे शामिल नहीं करोगे, यानी कि उस ऑपरेशनल लॉस को अपने बीच में शामिल नहीं करोगे, उसके लिए आपको प्रॉपर जो भी प्रोविजनिंग है या फिर जो भी आपको पर्टिकुलर रेगुलेटरी कैपिटल है वो मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू हैव टू, राइट। एंड ये कौन करता है, अप्रूवल कौन देता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डीओएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो है वो यहाँ पर ऐसी पर्टिकुलरली चीजों की हिदायतें देता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहली चीज यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी चीज ऐसे आसानी से नहीं देता है, ठीक है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ओवर देयर, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर प्रोसेस रखा गया, अगर कोई डेफिनेटली बैंक को लगता है तो उसके केस में प्रोसेस रखा गया। लेकिन एक्सक्लूजन ऑफ लॉसेस के लिए सबसे पहले क्या रखिए, थ्रेशोल्ड रखिए, दैट इज अ मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड ओवर देयर, ये ना हो कि आपका कोई लॉस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है आप उसको भी एक्सक्लूजन की तरफ लेकर के पहुंच जाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो मेटेरियलिटी यहाँ पर एक्सक्लूजन का यहाँ पर थ्रेशोल्ड रखा गया है वो रखा गया 5% का, यानी कि जो बैंक के एवरेज लॉसेस
जो भी बैंक के एवरेज लॉसेज है, अगर तो वो अमाउंट आपका लॉस का 5% से ज्यादा है ओवर एवरेज लॉसेज ओवर देयर, फिर तो आप अप्लाई कर सकते हो आरबीआई के पास, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। एंड मोर ओवर यहां पर बैंक को ये भी हिदायत दी गई है कि बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेज को तभी एक्सक्लूड करवा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सक्लूड करवा पाएगा अगर यहां पर उस पर्टिकुलर लॉस को बैंक के डेटाबेस में कम से कम मिनिमम पीरियड जो कि 3 साल का अनुमानित माना जाता है, उतने टाइम पीरियड के लिए बैंक ने अपने डेटाबेस में उसको शामिल किया है, तभी यहां पर एक्सक्लूजन ले सकता है। ये नहीं कि एक बार हुआ तो आप कह दे कि नहीं जी हमने शामिल नहीं करना इस लॉस को, नहीं हम शामिल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम उसको 3 साल रखना पड़ेगा, उसके इफेक्ट्स एंड कॉजेज देखने पड़ेंगे, एंड फर्दर उसके बाद जाकर के आप अप्लाई करेंगे। एंड मटेरियलिटी जो आपका आपका पर्टिकुलरली है थ्रेशोल्ड 5% का जो रखा गया है, अगर वो मेटअप होता है तभी आप यहाँ पर आरबीआई के पास अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपके पास जो लॉसेस अकर हुए हैं वो डिवेस्टेड एक्टिविटी की वजह से हुआ है, डिवेस्टेड एक्टिविटी का मतलब होता है मैंने डिस इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने डिस इन्वेस्टमेंट करी है, अगर मैंने डिवेस्टेड कोई एक्टिविटी करी है उसकी वजह से यहां पर कोई लॉस अकर हुआ है, तो उसके केस में यहाँ पर जो रिटेंशन पीरियड वाला फॉर्मूला था, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 साल के लिए आपको डेटाबेस में रखना पड़ेगा, तब वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, अदरवाइज डेट इज एप्लीकेबल कि कम से कम 3 साल के लिए आपके पास यहाँ पर जरूर शामिल हो, राइट। एंड फर्दर हम यहाँ पर जब भी लॉसेस को एक्सक्लूड करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द आईएलएम यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल ओवर देयर, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, आपको यहाँ पर डीओएसओ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जब ऑपरेशन रिस्क कैपिटल को मेंटेन करना होता है एंड वी वांट सम लॉस टू बी एक्सक्लूडेड, कि हमने उसको ऑपरेशन रिस्क में शामिल नहीं करना है, उसके केस में पहले अप्रूवल होगा तभी आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। एंड टोटल अमाउंट ऑफ जो लॉस होगा जिसको भी एक्सक्लूड किया गया है दैट मस्ट आल्सो बी डिस्क्लोज्ड, उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर द डिस्क्लोजर गाइडलाइंस अंडर द पिलर 3। तो पिलर 3 के अंदर आपको यहाँ पर जो भी अप्रोप्रिएटेड नैरेटिव्स हैं, क्योंकि वो डिस्क्लोजर वो मार्केट डिस्क्लोजर यानी कि ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड ही है, तो वहां पर आपको पर्टिकुलर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कौन से आपने लॉसेस को यहाँ पर आपने एक्सक्लूड करवाया था, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू नियर मिसेज एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स ओवर देयर। सो नियर मिस जो होता है दैट्स एक्चुअली एन इवेंट, तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट होता है या फिर सीरीज ऑफ इवेंट है, या फिर आपके पास कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है किसी ऐसी अनयूजुअल अकरेंस को लेकर के जो आपको बचा सकती थी, जो आपको सेफ गार्ड कर सकती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इवेंट, जो आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द नियर मिस ओवर देयर। नियर मिस आपको एक क्लू प्रोवाइड करता है कि रिलेटेड कोई अटेम्प्ट फ्रॉड हुआ था या फिर कोई मिसहैप हो सकती थी जिसको रोका जा सकता था, ठीक है। एंड ये जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजों को रोक पाए, लेकिन डेफिनेटली आपको एक रीजन मिल जाता है कि आप अपने को सेफगार्ड कर सकते हैं। तो इसको एक हम यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस काउंट करते हैं कि अगर यहाँ पर एम्प्लॉयज टाइमली उसको हाइड नहीं करते हैं एंड उसको आपको बताते हैं, उसके केस में आप उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिस्क में जाने से बचा सकते थे, ठीक है। एंड फर्दर ये जो नियर मिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स को कैप्चर नहीं करता, लेकिन ऑब्जर्वेशंस को भी इंक्लूड करता है। तो काफी ज्यादा एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी ये बन जाती है जिसके थ्रू हम यहाँ पर ऑपरेशन रिस्क को प्रोएक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एंड फर्दर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो पर्टिकुलरली क्या होती है, लेट्स से केस कि आपको डायरेक्ट लॉस नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए कि मेरा सिस्टम बंद हो गया, उसकी वजह से उस दिन मैं वो काम नहीं कर पाया, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। एंड फर्दर इवेंट खुद में एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, अगर आपके कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं, आपके प्रोसेस में कोई ना कोई खामी पेशी रह जाती है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप यहां पर पर्टिकुलरली उस तरीकों को ध्यान में रखते हुए कामकाज करते हो तो आप इस तरह के लॉसेस से बच सकते हो। दैट इज वाई ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, दैट्स रिलेटेड टू नियर मिस एंड द जो भी हमारे पास ऑपरेशन जो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू एक्सटर्नल लॉस डाटा। एक्सटर्नल लॉस डाटा यानी कि जो भी आपको लॉस हुआ है किसी एक्सटर्नल पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, दैट इज एक्सटर्नल लॉस डाटा ओवर देयर। उसके रिलेटेड जो डाटा होता है आपको कंक्लूड करना होता है। पहला चैलेंज क्या रहता है कि जो डाटा होता है आपको वेरियस सोर्सेज से निकालना है। वो सोर्स हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको लार्ज फ्रॉड्स के बारे में ही बताता हो, जो स्मॉल फ्रॉड जो उसके बारे में इतनी हाइप क्रिएट नहीं होती, इतना डाटा आपके पास प्रेजेंट होता ही नहीं है। जैसे खास करके इन केस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंक के सभी फ्रॉड होते हैं वो किसके पास रिपोर्ट होते हैं, आईबीए के पास रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब आईबीए ने अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा फ्रॉड हुआ तो बता देगा, अदरवाइज बहुत छोटा फ्रॉड है उसके बारे में बताएगा ही नहीं। तो आपके पास जो डाटा होगा दैट विल नॉट बी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि उसमें हर तरह का डाटा शामिल नहीं रहेगा। एंड मोर ओवर सेकंड जो चीज है दैट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, उनको कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, क्या सोच करके कि ये तो उनके वहां हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई घोटाला हुआ तो हम कहते हैं कि ये तो उस बैंक में हो गया, हमारे बैंक में ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है।
कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो ये चैलेंजेस रहते हैं किसको लेकर के, एक्सटर्नल डाटा को लेकर के। दैट इज रिलेटेड टू आरसीए, दैट इज अ रूट कोज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस पर्टिकुलरली क्या होता है, यानी कि जो भी ड्राइवर्स हुए हैं जिसकी वजह से आपका रिस्क इवेंट या लॉस इवेंट अकर हुआ है, उसका जो कारण था, आप उसकी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को जब इंक्लूड करते हो, दैट्स आरसीए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द रूट कॉज एनालिसिस ओवर देयर। एंड रूट कॉज एनालिसिस जो होती है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, जहां पर आप जो ट्रू कॉज होता है प्रॉब्लम का, उसको निकालने की कोशिश करते हो कि बेसिक रीजन क्या था जिसकी वजह से यहां पर ये चीज हुई है, एंड क्या एक्शंस लिए जा सकते थे उसको एलिमिनेट करने को लेकर के। दैट्स रिलेटेड टू आरसीए। तो सबसे पहली चीज रहती है कि आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में थी क्या, एंड उसकी नेचर क्या थी प्रॉब्लम की, उसके बाद आप एनालिसिस उसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम थी क्या, एनालिसिस तो बाद की बात है। फर्दर फिर बात आती है प्रॉब्लम कोज ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि टीम में एक पर्सन तो होगा नहीं, देयर विल बी मल्टीपल पर्संस जो पर्टिकुलरली यहां पर ग्रुप में बैठे हुए हैं, एंड वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अपना अपना व्यू देंगे कि ये चीज इस वजह से हो सकती है, डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं एंड डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं। उन सभी को मैच कर करके एक हम फिलॉसफी क्रिएट करेंगे। डाटा कलेक्शन को उसका पार्ट माना जाता है, यानी कि आप यहां पर सबसे पहले क्या करते हो, आप यहां पर अंडरस्टैंड करते हो प्रॉब्लम को, उसके ऊपर बातचीत करते हो, आपके पास मल्टीपल चीजें निकल के सामने आती हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसमें से आप एक सॉल्यूशन पर पहुंचते हो कि हाँ ये सॉल्यूशन हम निकालने की तरफ जा सकते हैं। फर्दर उसके रिलेटेड फिर आप डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हो, दैट इज द थर्ड प्रोसेस ओवर देयर। एंड फर्दर उसके बाद जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है, अब वो फाइंड आउट करते हो किस तरह से, जो डाटा हमने कलेक्ट किया था उसको एनालाइज करते हुए, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज बाय डाटा एनालिसिस उसको कैलकुलेट करते हैं, अभी आप उसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें डिफरेंट टूल्स, हर जगह पर टूल्स का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी आप टूल्स का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है, चाहे वो डाटा कलेक्शन के लिए है, चाहे वो डाटा एनालिसिस के लिए है। तो इन सभी स्टेजेस में यहाँ पर हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हम उसको ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। फर्दर उसके बाद डाटा एनालिसिस के बाद वी फाइंड द रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन, हम यानी कि रूट कॉज को एनालाइज करते हैं, रूट कॉज को निकाल लेते हैं। अब रूट कॉज एनालिसिस के लिए आपके पास सिंगल अप्रोच नहीं होती है, यू कैन गो फॉर द मल्टीपल अप्रोच, ठीक है। आप यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ द टूल्स भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, डीपली एनालाइज करते हो कि आपके पास रूट कॉज क्या है, एंड उसके हिसाब से एनालाइज करते हो आप यहाँ पर चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। दैट इज रिलेटेड टू रूट कॉज एलिमिनेशन। अब जब आपने रूट कॉज को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप ऐसे सॉल्यूशंस को डिवाइस करने की कोशिश करते हो जिनके साथ आप रूट कोज को एलिमिनेट कर सकते हो। कई बार हो सकता है कि आप एलिमिनेट ना भी कर पाओ, तो वो भी चीज होती है। एंड इंप्लीमेंटेशन क्या होती है कि आपने एलिमिनेशन के लिए जो भी यहाँ पर चीजें सोची थी, आप उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से आपके पास बन जाता है। पहली चीज प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लो, उसके ऊपर बातचीत करो, फिर डाटा कलेक्ट करो, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद रूट कोज को फाइंड आउट कर लो, यानी कि आइडेंटिफाई कर लो, उसको फिर आपने एलिमिनेट करना है, एंड उसको आपने जो भी सोल्यूशंस निकाले थे उसको एलिमिनेट करने के लिए उनको पर्टिकुलरली आपने इंप्लीमेंट करना है, राइट। अब बात करते हैं रिलेटेड टू मेथड्स यूज्ड इन आरसीए। तो आरसीए के इसमें कौन कौन से मेथड्स आपके पास इंक्लूडेड रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू फाइव वाइज एनालिसिस। फाइव वाइज एनालिसिस का जो कंसेप्ट था वो 1970 में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने दिया था। उन्होंने कहा कि आप एक रीजन निकाल लो कि ये चीज क्यों हो रही है, ठीक है, लुकिंग एट द प्रॉब्लम एंड आस्किंग द व्हाई, क्यों हो रही है, उसके बाद यहाँ पर देखो कि प्रॉब्लम का कारण क्या है। एंड फर्दर फर्स्ट वाई का जब आप आंसर करोगे तो एक और क्वेश्चन माइंड में आएगा, एक और क्वेश्चन माइंड में आएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चली जाएगा, एंड आपके पास यहाँ पर आरसी यानी कि रूट कॉज पता लग जाएगा कि था क्या, ठीक है। फर्दर फिर बात आती है बैरियर एनालिसिस। बैरियर एनालिसिस जो रहता है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू, तो बैरियर एनालिसिस के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एंड दिस इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय डिफरेंट वेज, यानी कि एक डिफरेंट वेज के ऊपर से इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, राइट। एंड ये वाले तरीके के साथ इसके ऊपर सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, सो दैट इज रिलेटेड टू द मेन बैरियर, ओके, दैट इज अ बैरियर एनालिसिस ओवर देयर। फर्दर उसके बाद बात थर्ड आती है मेथड की, दैट्स रिलेटेड टू चेंज एनालिसिस ओवर देयर। अब चेंज एनालिसिस के केस में क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पर रिस्क इंपैक्ट्स होते हैं, पॉसिबल रिस्क इंपैक्ट्स होते हैं, उनकी तरफ देखने की कोशिश करते हो। जो भी आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, आपके पास स्ट्रेटजीज होने वाली हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, जब भी चेंज अकर होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, आप उसको देखने की कोशिश करते हो, राइट। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू चेंज एनालिसिस। अब यहां पर हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, हम यहां पर सिचुएशंस देखते हैं जब आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को लेकर के, लाइक लेट्स से केस कि हमने पॉलिसीज को रिवाइज किया, या नई एक्टिविटीज को शामिल किया गया, या डिफरेंट एक्टिविटीज को शामिल किया गया, उसकी वजह से जो चेंज हुए, उसकी वजह से जो चेंज हुए, यानी कि जो चीजें चेंज हुई, हम उस चीज को एनालाइज करते हैं, दैट्स रिलेटेड टू चेंज एनालिसिस ओवर देयर। फर्दर स्टडी टू कैजुअल फैक्टर ट्री एनालिसिस। अब कैजुअल फैक्टर ट्री एनालिसिस के केस में क्या होता है कि हम यहां पर जो भी लॉजिकल ट्री स्ट्रक्चर्ड होता है
उसकी हायरार्की को शोकेस करते हैं, यानी कि जो भी एक्शंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं एक ट्री फ्रॉम स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड फर्दर जो भी यहाँ पर कंसिक्वेंसेज होते हैं, जो भी यहाँ पर कंसिक्वेंसेज होते हैं, उनके हिसाब से हम यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। दैट्स एक्चुअली लीड टू कैजुअल फैक्टर ट्री एनालिसिस ओवर देयर, जहां पर हम किसी लॉजिकल ट्री स्ट्रक्चर हायरार्की में यहाँ पर जो भी एक्शंस लिए गए हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उनको प्लेस करते हैं। दैट्स रिलेटेड टू कैजुअल फैक्टर ट्री एनालिसिस। फर्दर रिलेटेड टू फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि हम यहाँ पर जो भी फेलियर्स हुए हैं, यानी कि जो भी हमारे प्रोसेसेस थे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वहां पर जो भी फेलियर हुए या प्रोडक्ट्स में जो भी फेलियर हुए, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर गो थ्रू या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी इंजीनियरिंग करते हैं। दैट इज सेड टू बी सिस्टम इंजीनियरिंग करते हैं। दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। फर्दर इट्स रिलेटेड टू फिशबोन डायग्राम, और जिसको हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। अब ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ना एक स्केलेटन की तरह होता है, जैसे फिश की स्केलेटन होता है ना बोन्स का, उस हिसाब से होता है। दैट्स व्हाई इट इज नेम टू बी फिशबोन डायग्राम, इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ रिलेटेड रहता है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? जहां पर आप क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हो एंड उसके हिसाब से प्रोसेसेस को चलाते हो। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के केस में हम क्या करते हैं? हम सभी उन पर्टिकुलर कॉजेज की तरफ ध्यान देते हैं जिसकी वजह से कोई हमारे पास कारण बन सकता है या जिसका इंपैक्ट हमारे सिस्टम के ऊपर पड़ सकता है। उन सभी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक तरह से जो यहाँ पर हमारे पास फिशबोन डायग्राम है ना, इट्स एनालिसिस टूल ओवर देयर, जिसके साथ हम क्वालिटी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को देखते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम के ऊपर किस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है, कौन सी चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी चीज इफेक्ट डाल रही है, उन सभी चीजों को गो थ्रू करते हैं। दैट्स रिलेटेड टू फिशबोन डायग्राम, या फिर इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। एंड ये आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस है। काइंडली इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। फर्दर इट्स रिलेटेड टू पैरेटो एनालिसिस ओवर देयर। अब पैरेटो एनालिसिस जो होती है, दैट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, यानी कि जब आप यहाँ पर डाटा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलरली क्या करते हो? दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर एनालिसिस सिलेक्टेड नंबर ऑफ रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि आप ओवरऑल इफेक्ट को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन सिलेक्टेड नंबर ऑफ चीजों को ध्यान में रखते हुए। यानी कि प्रीमाइस क्या कहता है कि जो आपके पास जो 80% प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके पास 20% चीजों की वजह से होती हैं। यानी कि ओवरऑल तो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगी, लेकिन ये क्या कहता है कि 20% चीजों की वजह से 80% प्रॉब्लम्स आपके पास अराइज होती है। दैट्स रिलेटेड टू पैरेटो एनालिसिस। तो इसमें ना एज सच पूरी की पूरी आपको थ्योरी याद रखने की तो जरूरत है नहीं है, ना ही प्रॉपर स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या एनालिसिस टेक्निक है। तो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। एंड फर्दर यहाँ पर ये क्या चीज कहती है कि प्रमाइस जो है वो ये कहता है कि 80% जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी सिस्टम में, वो यहाँ पर 20% कोजेज या फिर जो इश्यूज होते हैं, क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, उनकी वजह से होती है, राइट। फर्दर फोल्ट ट्री एनालिसिस। फोल्ट ट्री एनालिसिस के केस में क्या होता है कि जो जो भी आपका फोल्ट होता है, आप उसको टॉप ऑफ द पर्टिकुलर रख देते हो। आप टॉप इवेंट जो होता है वो पर्टिकुलरली उसको आप क्या करते हो? आप उसको रूट पे रख देते हो, ठीक है, रूट के ऊपर रख देते हो। यानी कि मान लीजिए मेरे पास ट्री है, तो ट्री की रूट क्या होगी? बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर रख दिया। अब इसके हिसाब से जो भी रीजंस निकलते होंगे उनको मैं आगे आगे लिखता जाऊंगा, लॉजिकल एंडिंग देखता रहूंगा, एंड उसके हिसाब से मेरे पास एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो एक लॉजिक ऑफ ट्रीज आपके पास क्रिएट हो जाएगा। हर एक सिचुएशन का कोई ना कोई जो कोज इफेक्ट होगा, उसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ आगे डालते रहेंगे। एंड दैट्स द एनालिसिस दैट वी डू इन केस ऑफ द फोल्ट ट्री एनालिसिस ओवर देयर, राइट। तो हमारे पास ये कुछ टाइप्स ही, पहला था 5 व्हाइस, फिर था बैरियर एनालिसिस, चेंज एनालिसिस, कॉज फैक्टर ट्री एनालिसिस, एंड फॉर द फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम जिसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, पैरेटो एनालिसिस एंड फोल्ट ट्री एनालिसिस ओवर देयर। ओके, सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फॉर द रेट कर दीजिए। एंड फॉर द फुल कोर्स ऑफ सीआईबी इज अवेलेबल, जहां पर आपको सीआईबी का फुल कोर्स भी मिल जाएगा। एंड 1999 में ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल रहने वाला है, तो फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। ओके, सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।